बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज इस सिलसिले में उनका एक कॉलम सुनते हैं। चीफ जस्टिस के दादा का चोर बेनकाब। ये कॉलम 12 मई 1998 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। जस्टिस कमाल मंसूर आलम ने सिंध के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ ले लिया। उन्हें और उनके बहीखाओं को मुबारक हो। हमा शुमा तो दुआ ही कर सकते हैं कि कमाल मंसूर आलम के अहदे अदलगस्तरी में अगर चोर न भी पकड़ा जाए तो भी गवर्नर साहब की दिलचस्पी के सबब उसका पथारेदार तो कम से कम पकड़ा जाए। इस तमहीद का पस मंज़र बताने के लिए मैं कुछ देर बाद एक वाक़या नकल करूंगा जो बुनियादी तौर पर सिंध के गवर्नर जनाब मोइनुद्दीन हैदर की तवज्जो का तालिब है। ये वाक़या कमाल मंसूर आलम साहब के दादा के घर पर एक चोरी और इसकी तफ्तीश में सूबे के गवर्नर और मुतल्लिका पुलिस अफसर की दिलचस्पी से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस कमाल मंसूर आलम के दादा खान बहादुर मौलवी मकबूल आलम साहब यूपी बनारस कमिश्नरी के एक जिला गाजीपुर के एक छोटे से कस्बे बहरियाबाद में 1865 में पैदा हुए, जहां से उनका आबाई ताल्लुक था। गाजीपुर, इलाहाबाद और बनारस में तालीम पाई। बीए एलएलबी करने के बाद बनारस में ऐसी कामयाब वकालत की कि जब 1933 में उनका इंतकाल हुआ तो वो एक वसी और रीज़ क़तए ज़मीन पर तैयार करदा कोठी के अलावा अपने वरसा के लिए लाखों रुपए का तरका छोड़ गए। बनारस की समाजी ज़िंदगी में भी खान बहादुर साहब को एक आला मुकाम हासिल है। साल हा साल तक वो हिंदुओं के इस तारीखी शहर की म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन भी रहे। तारीख व अदब से भी उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। कस्बा बहरियाबाद के मुख्तसर हालात और अपने दीगर ख़ानदान के मुतल्लिका के शजरे पर मुश्तमिल अपनी एक किताब मकबूल अंसाब के नाम से मुरतब की, जो 1938 में अलीगढ़ से शाये हुई। इस मौके पर ज़िमरन ये बयान भी खारिज दिलचस्पी न होगा कि खान बहादुर साहब के एक सगे भतीजे काजी अशफाक अहमद साहब मरहूम ने 1920 के अरसे में कई साल तक मौलाना शौकत अली के प्राइवेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दिए। जनूबी अफ्रीका के मुसलमानों की ख्वाहिश पर खिलाफत कमेटी का एक वफ्द अफ्रीका के दौरे पर गया, जिसके सरबराह मौलाना शौकत अली और कराची के एक MLA मीर मोहम्मद बलोच मेंबर थे। चूँकि अफ्रीका के मुख्तलिफ मुल्कों में आबाद हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमानों की एक कसीर तादाद का ताल्लुक इन इलाकों से था जहाँ गुजराती बोली जाती थी, और वो मीर मोहम्मद बलोच साहब सिंधी, उर्दू, पंजाबी, मराठी और अंग्रेजी के अलावा गुजराती भी मादरी ज़बान की तरह बोलते थे। इस वक्त में उन्हें शामिल किया गया। काजी अशफाक अहमद साहब वफ्द के सेक्रेटरी थे। 14 अगस्त से 19 दिसंबर 1929 तक के अरसे पर मुहित इस सफ़र की दिलचस्प हालात काजी साहब ने सफ़रनामा अफ्रीका के नाम से लिखे। यकीनन 350 सफ़ात पर मुश्तमिल 1929 में लिखे जाने वाले इस सफ़रनामे को काजी अशफाक मरहूम साहब के बड़े साहबजादे बाशिंदा हिंदुस्तान ने 1987 में लखनऊ से शाये किया। ये सफ़रनामा मौलाना शौकत अली के किरदार के पसंदीदा और नापसंदीदा दोनों पहलुओं पर भरपूर रोशनी डालता है। काजी साहब ने आशुफ्ता बयानी मेरी के नाम से बहरियाबाद की तारीख भी लिखी, जो हवज़ गैर मतबूआ है। खान बहादुर मौलवी मकबूल आलम के घर चोरी के वाक़े के दूसरे किरदार खान बहादुर मोहम्मद खान खुरजवी हैं, जो यूपी पुलिस के एक नेक नाम इंस्पेक्टर थे। मुस्तार खिदमती की बुनियाद पर वो मुख्तलिफ छोटी बड़ी देसी रास्तों की में पुलिस के आला ओहदे पर भी फायज रहे। वो एक अच्छे अदीब और एक दर्जन से ऊपर तसानीफ के मालिक थे। आज़ादी के बाद नकी खान साहब कराची आ गए, यहीं इनका इंतकाल हुआ और उनके एक साहबजादे समी मोहम्मद खान कराची में DIG पुलिस के ओहदे से रिटायर हुए। उन्होंने जिम कॉर्बेट के शेर के शिकार के वाक़यात का तर्जमा किया, जो शाये हो चुका है। खान बहादुर नकी मोहम्मद खान साहब ने उम्र रफ्ता के नाम से अपनी दिलचस्प कुछ नविश लिखी, जिसे इब्तिदा में शाहिद अहमद दिलवी मरहूम ने अपने माहनामा साखी के खुसूसी नंबर के तौर पर शाये किया, और बाद में इसी नाम से एक किताबी शक्ल में कराची से शाये भी हुई है। नकी मोहम्मद साहब 1916 में यूपी की खुफिया पुलिस में तैनात थे कि उन्हीं दिनों मौलवी मकबूल आलम साहब का एक मुलाजिम, जिसके तफसीली कवायद का उन्हें इल्म था, उनकी तिजोरी से 1 लाख रुपए से ऊपर के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गया। इसमें कुछ प्रॉमिसरी नोट भी शामिल थे जिस पर मकबूल आलम साहब का नाम लिखा था। महीनों तक मुख्तलिफ पुलिस अफसरों ने कोशिशें की, लेकिन चोर के सही कवायद मालूम न होने की वजह से कोई पेशरफ्त न हो सकी। कुछ दिनों के बाद यूपी के गवर्नर बनारस आए तो मकबूल आलम साहब ने उनसे मिलकर ये वाक़या उनके इल्म में लाए, और वो ये जानते थे कि चोरी को इतने दिन गुजर चुके हैं कि माल मसरूक़ा तो बरामद ना होगा, लेकिन वो ये चाहते थे कि या तो चोर पकड़ा जाए या चोरी का कुछ अता पता लगे। गवर्नर ने IG और DIG को हुक्म दिया
آخر نقی محمد صاحب کو اس معاملے پر مامور کیا گیا۔ مقبول عالم صاحب انہیں صرف یہ بتا سکے کہ چور بمبئی کا طرف کا رہنے والا تھا، کیونکہ وہاں سے اس کے پاس خطوط آتے رہتے تھے۔ نقی محمد صاحب نے یہ پورا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے دلچسپ انداز میں لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دنوں بمبئی پولیس میں نیچے سے اوپر تک بدعنوانی اور رشوت ستانی کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تاہم کچھ اپنی تگودو سے اور کچھ بہت خوش قسمتی سے نقی محمد صاحب نے یہ معلوم کر لیا کہ ایک پارسی دلال کے ذریعے چور بمبئی کے ایک تھانے میں لایا گیا تھا، تاکہ اس سے یہ معلوم کر لیا جائے کہ اس نے چوری کا مال بتانے میں کوئی کمی تو نہیں کی اور خود پولیس والوں کو اپنا پورا کمیشن ملا یا نہیں۔ نقی صاحب کی تفتیش میں بمبئی پولیس نے طرح طرح سے مزاحمت کی، لیکن ان کی خوش قسمتی سے اس وقت بمبئی کا انگریز پولیس کمشنر ایک پاک صاف آفیسر تھا۔ اس نے اپنے فرائض سے انصاف کیا اور خود کئی تھانوں پر گیا، اچانک چھاپے مارے، پرانے کاغذات برآمد کر کے متعلقہ پولیس افسروں کو معطل کر دیا۔ آخر کار نقی محمد صاحب اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ چور خود تو نہیں، لیکن جس سیٹ کے پاس اس نے مقبول عالم کے نام پر چوتھائی رقم کے 2 پرو نوٹ بیچے تھے، وہ سیٹ پکڑا گیا۔ کچھ پرو نوٹ برآمد بھی ہوئے۔ مال مسروقہ رکھنے کے جرم میں اس سیٹ کو گرفتار کیا گیا۔ وہ بمبئی کا ایک بااثر اور متمول تاجر تھا، چنانچہ پوری کوشش ہوئی کہ اس کے خلاف مقدمہ بمبئی ہی میں چلایا جائے، لیکن نقی صاحب کی محنت رنگ لائی۔ چونکہ دفعہ 411 تعزیرات ہند مال مسروقہ کے تحت مقدمہ بمبئی اور یو پی دونوں میں کسی ایک جگہ چل سکتا تھا، لہٰذا بمبئی کے سالیسیٹروں اور بیرسٹروں کی پیروی کے باوجود گورنمنٹ نہ مانی اور ملزم کو بنارس بھیج دیا گیا، جہاں عدالتی تحقیقات ہو کر اسے 2 سال کی سزا ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد بمبئی کا متعلقہ سپرنٹینڈنٹ پولیس بھی، جو انگریز تھا، اپنے عہدے سے برخاست ہوا۔ خان بہادر مولوی مقبول عالم صاحب مرحوم کے پوتے جسٹس کمال منصور عالم صاحب کے چیف جسٹس ہونے کے موقع پر میں نے اس دلچسپ واقعے کا خلاصہ گاہے گاہے بعض خواہاں از قصہ پارینہ را کے اصول کے تحت صرف اس لیے نقل کر دیا ہے تاکہ ہمارے صوبے کے عمائدین کو یہ تو معلوم ہو کہ اگر وہ ذرا بھی دلچسپی لیں تو کوئی جرم چھپا نہیں رہ سکتا۔ کالم آپ نے سنا، چیف جسٹس کے دادا کا چور بے نقاب۔ یہ کالم تحریر کیا تھا شاہ ملک فاروقی صاحب نے اور شائع ہوا تھا 12 مئی 1998 کو۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔